बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको पता है कि नाइन्थ फिज़िक्स में हमारी पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जितने भी पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स आए थे उन सबको डिस्कस कर लिया था और वो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। आज बारी है नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, डायनामिक्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स आए हैं आपके पास, उन तमाम को आज की हम लोग वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। एक बात और बताता चलूं वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोगों की ये जो नाइन्थ फिजिक्स की पूरी बुक है, इस पूरी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो वर्ड एग्जाम्पल्स के हों, चाहे वो जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होती हैं उनके न्यूमेरिकल्स हों, तमाम न्यूमेरिकल्स को मैं A to Z न्यूमेरिकल्स को मैं अपनी 14 आवर्स वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, इस कंप्लीट बुक के 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है वीडियो। एक तकरीबन 11 घंटे की है वीडियो और एक तकरीबन 3.5 या 4 घंटे की है वीडियो। वो आपको चैनल पेज के ऊपर मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स पूरी बुक के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स देखना चाहें तो वेल एंड गुड, और फिर उसके बाद मैंने पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया है। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में 2024 में क्या क्वेश्चन आया आपके पास्ट पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक गाड़ी है और वो गाड़ी इस सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ यानी कि सर्कुलर रास्ता, ठीक है, एक गाड़ी सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रही है और उसका रेडियस आपको गिवन है। उस सर्कुलर पाथ का आपको रेडियस गिवन है कितना, 100 मीटर। रेडियस क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। और ये जो सर्कल की बाउंड्री है पूरी, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, आप सबको पता है। तो रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो भी डिस्टेंस होता है, जो भी फासला होता है, वो क्या होता है, रेडियस होता है। ये सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो भी डिस्टेंस, जो भी फासला है, वो क्या है, रेडियस है। तो आपको ये रेडियस गिवन है सवाल में कितना, 100 मीटर। कितना गिवन है, 100 मीटर। रेडियस का यूनिट मीटर क्यों है, क्योंकि रेडियस भी एक किस्म का फासला है ना, एक किस्म का डिस्टेंस है, और जब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो इसीलिए रेडियस का भी क्या है आपके पास, मीटर है। तो हम डेटा बनाना शुरू करते हैं जनाब, हम लोग डेटा बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको रेडियस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस उस सर्कुलर पाथ का। रेडियस को बेटा शो करते हैं स्मॉल आर से। कितना गिवन है, 100 मीटर्स। बिल्कुल सर। द मास ऑफ द कार, और वो जो गाड़ी इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही थी, उस गाड़ी का आपको वजन दिया हुआ है, उस गाड़ी का आपको मास दिया हुआ है। मास, मास को बेटा शो करते हैं स्मॉल एम से। कितना दिया हुआ है उस गाड़ी का मास, 600 केजी यानी कि किलोग्राम। एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, और वो गाड़ी किस रफ्तार, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बेटा आपको वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी को शो करते हैं v से, और स्पीड को भी v से शो करते हैं। आपको पता है कितनी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको एक बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि सर वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होता, बल्कि वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर से कहां जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं। अब इसकी एक आसान ट्रिक क्या है, जरा सुन लीजिएगा। इक्वल्स टू, ये मैंने लिखा एज इट इज 72। ठीक है, अब मुझे एक आप लोग बात बताएं, मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 72 के साथ ये जो किलोमीटर लिखा हुआ है, ये किसके अंदर है, ये मल्टीप्लाई के अंदर है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, डाल दिया। अब किलोमीटर से कहां जा रहा हूं, मीटर में जा रहा हूं। देख ले, किलोमीटर से कहां जा रहा हूं, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000, लिख दिया 1000। ठीक है, अब ये आगे डला हुआ है पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डाल दिया डिवाइड। अब आर से कहां जा रहा हूं, सेकंड में जा रहा हूं। ये देखें, आर से कहां जा रहा हूं, सेकंड में जा रहा हूं। आर के बाद छोटा यूनिट कौन सा आता है, मिनट। मिनट के बाद छोटा यूनिट कौन सा आता है, सेकंड। और यहां तक हम लोगों को जाना है। ऐसे ही एक आर के अंदर मिनट कितने होते हैं, 60, और एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 60। तो इन 60 और 60 को आप लोग आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक आर के अंदर कितने सेकंड है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताई, एक आसान ट्रिक बताई। भाई आर से छोटा यूनिट क्या होता है, मिनट।
मिनट से छोटा यूनिट सेकंड होता है जहां तक हमें जाना है। ये देखें जहां तक हमें जाना है, तो एक आर के अंदर मिनट कितने हैं 60 और एक मिनट में सेकंड कितने हैं 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि एक आर के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स है। ठीक है, और ये बात एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा आप लोग कि एक आर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। जब आप इन 60 मल्टीप्लाई बाय 60 को करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, ठीक है जी। अब आप लोग कैलकुलेटर चलाएं और फिर इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का किसमें, मीटर पर सेकंड में, जो कि उसका ऐसा यूनिट होता है। अब क्या करें, 72 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 3600 से। मैंने आपको आसान ट्रिक बता दी। तो आपके पास वेलोसिटी का क्या आंसर आया इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद, 20, और ऐसा यूनिट में कर दिया हम लोगों ने, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी को। फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स को शो करते हैं कैपिटल एफ से, और सेंट्रीपिटल के लिए मैं छोटा सा लगा दूंगा सी। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करनी है, मालूम करनी है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा था इस सवाल में कि गाड़ी, ये कार इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। इस सर्कुलर पाथ पे ये गाड़ी क्या कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। किस वेलोसिटी से, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो इस गाड़ी को सेंटर की तरफ खींच के रख रही है, जो इस गाड़ी को सेंटर की तरफ डायरेक्ट करके रख रही है। ऐसी फोर्स को आप लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये आपको मालूम करनी है। अब डेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। डेटा के बाद किसकी बारी आती है, फॉर्मूले की। डेटा के बाद किसकी बारी है, फॉर्मूला। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर में। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को मालूम करने का फॉर्मूला, mv²/r। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। फॉर्मूला के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। ठीक है, यही फॉर्मूला Fc=mv²/r। Fc यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर रहे हैं, इक्वल्स टू मास आपको गिवन था उस कार का कितना, 600। तो मास की जगह पुट करेंगे 600 मल्टीप्लाई वेलोसिटी भी आपको गिवन है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद वाली वैल्यू पुट करेंगे। कितनी वेलोसिटी गिवन है, 20। तो वेलोसिटी की जगह 20 पुट किया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय आर यानी कि रेडियस भी आपको गिवन था उस सर्कुलर पाथ का कितना, 100 मीटर। तो आर की जगह पुट किया आप लोगों ने 100। एफ सी इज इक्वल्स टू 600 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और डिवाइडेड बाय 100। अब आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर से इस वैल्यू को क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 600 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गई 2400। क्या आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स 2400। और फोर्स चाहे कोई सी भी हो, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आप लोग रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे और रिजल्ट लिखेंगे, वर्डिंग्स में रिजल्ट लिखेंगे, जो आंसर आया उसको वर्डिंग्स में लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 2400 न्यूटन। ठीक है जी, यहां तक आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2023 में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन। डेटा बनाना शुरू करते हैं। आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है कि कितनी फोर्स लग रही है, 3400 न्यूटन। फोर्स को शो करते हैं एफ से, कितनी गिवन है, 3400 न्यूटन। ठीक है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 85,000 ग्राम। वो फोर्स एक बॉडी पे लग रही है और उस बॉडी का आपको मास दिया हुआ है कितना, 85,000 ग्राम। तो मास भी आपको गिवन है, मास को शो करते हैं स्मॉल एम से, कितना गिवन है, 85,000 ग्राम। लेकिन फिर वही बात, आपको एक बात पता है कि मास का ऐसा यूनिट ग्राम नहीं होता बल्कि क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो ग्राम से कहां जाना है, किलोग्राम में, जो कि मास का एसआई यूनिट होता है। अब एक बात याद रखिएगा, रफ से लिख लीजिएगा इसको अपने पास, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से।
किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। अब 85,000 को डिवाइड कर लें आप लोग किससे, 1000 से, तो आपके पास आंसर आ गया कितना 85। और क्या होता है ऐसा यूनिट, किलोग्राम, बिल्कुल कन्वर्ट कर लिया। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। आपको मालूम क्या करनी है इस सवाल के अंदर, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। एक्सेलरेशन को बेटा स्मॉल ए से शो करते हैं, ये मालूम करनी है। अच्छा, अब ये सवाल न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड है। ये सवाल न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड है। न्यूटन चचा का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी मास वाली बॉडी, मास वाली यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसका कोई ना कोई वजन है, मास है। और आपको एक बात पता है कि दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई वजन होता है, मास होता है। तो न्यूटन चचा का सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मास है, वजन है, अगर आप उसके अंदर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, न्यूटन चचा का सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मास है, वजन है, और आपको एक बात पता है कि दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई मास होता है, वजन होता है, अगर आप उसके अंदर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे यही बात की गई। यहाँ पे एक 85,000 ग्राम वाली बॉडी के ऊपर 3400 न्यूटन की फोर्स लगाई गई, तो आपसे पूछा गया है कि उस बॉडी के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फॉर्मूले की हेडिंग लगा के फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। यही फॉर्मूला है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, F इक्वल्स टू एम ए। हम मालूम क्या कर रहे हैं आप लोग, इस फॉर्मूले को अरेंज किसके लिए करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए अरेंज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं। m यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये फॉर्मूला रीअरेंज हो गया, F डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या फॉर्मूला अरेंज किया था एक्सेलरेशन के लिए, F डिवाइडेड बाय m। F आपको गिवन है सवाल में, कितनी फोर्स लग रही थी 3400 डिवाइडेड बाय मास की भी वैल्यू पुट करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद कितनी थी 85, तो पुट किया 85। अब आप लोग 3400 को डिवाइड करने किससे, 85 से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 40। क्या आंसर आया 40। और एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि क्या हम लोगों को रिजल्ट पता चला, जब इस 85 किलोग्राम वाली बॉडी के ऊपर, जब इस 85 किलोग्राम वाली बॉडी के ऊपर 3400 न्यूटन की फोर्स लगाई गई, तो इस बॉडी के अंदर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब आप लोग रिजल्ट के हेडिंग लाके रिजल्ट लिखेंगे, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक आप लोग नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, बिल्कुल अभी हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किया बिल्कुल सेम उसी की जैसा एक न्यूमेरिकल है, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज है। क्या फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू एम ए। इसके अंदर भी एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को किसके लिए अरेंज करेंगे, ए के लिए करेंगे। फोर्स आपको गिवन है और आपको मास भी गिवन है। ठीक है, बिल्कुल सेम जो भी हम लोगों ने पिछला न्यूमेरिकल डिस्कस किया, बिल्कुल सेम उसी के जैसा ये है। ठीक है जी, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, 2021 में ही एक और सवाल आया है इस चैप्टर से रिलेटेड। क्या है, डेटा बनाना शुरू करते हैं। एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल। कह रहे हैं कि एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, उस सर्कल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है वो आपको मालूम करनी है। एट व्हाट स्पीड, स्पीड आपको मालूम करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पीड को भी v से शो करते हैं और वेलोसिटी को भी v से शो करते हैं, मालूम करना है। मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, और उस सर्कल का आपको रेडियस गिवन है कितना, 3 मीटर। रेडियस मैं आपको अभी पीछे बता चुका हूं कि रेडियस क्या होता है। उस सर्कल का आपको रेडियस गिवन है, रेडियस को शो करते हैं r से, कितना गिवन है 3 मीटर्स। टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके लिए थोड़ी सी एक नई चीज है, अभी बताता हूं ये। ठीक है, क्या आपसे कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बेटा ए से शो करते हैं और सेंट्रीपिटल के लिए छोटा सा सी लगा देंगे, ए सी। आपको गिवन है कितना, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन चाहे कोई सी भी हो, एक्सेलरेशन का यूनिट वही होता है क्या,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आपके इस चैप्टर के अंदर ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग इसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखें, न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए तो सॉल्व करने के लिए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी कि AC का फॉर्मूला होता है v²/r। ठीक है, हालांकि हालांकि इस पूरे चैप्टर में इसका कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल्स के लिए एहतियातन याद कीजिएगा इसका फॉर्मूला कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC बराबर होता है v²/r के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको AC की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, और आपको R यानी कि रेडियस भी गिवन है, आपको स्पीड यानी कि v मालूम करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। अब फॉर्मूले की हेडिंग डाल के फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले की हेडिंग डाल के फॉर्मूला लिख देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r के। लेकिन हमें मालूम क्या करना है? v मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे किसके लिए? v के लिए। r यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो v² किसके बराबर हो गया? AC मल्टीप्लाई बाय r। और फिर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लेके रूट लेके इस स्क्वायर को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें v² नहीं चाहिए, खाली v चाहिए। ठीक है, वो हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे। ये हम लोगों ने फॉर्मूला किसके लिए अरेंज कर लिया? v के लिए यानी कि स्पीड के लिए। अब सॉल्यूशन v² ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू AC की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 12 मल्टीप्लाई रेडियस भी आपको गिवन है कितना? 3। ये v² कैसे रहा? एज इट इज रहा, इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 36। 12 3 जा 36। अब आप लोग देख लेंगे, हमें v² नहीं चाहिए बल्कि हमें v चाहिए। ठीक है, तो इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें इस स्क्वायर को क्या करना है? खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। और स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग रिजल्ट क्या है? रिजल्ट लिख देंगे, द ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, तो आप लोग ये रिजल्ट में लिख देंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल अभी अभी हम लोग ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल करके आए, बिल्कुल उसी की जैसा ये वाला सेम न्यूमेरिकल है, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देंगे। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है कितनी? 30 मीटर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और आपको स्पीड भी गिवन है, स्पीड को भी शो करते हैं कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने इसी की जैसा एक सेम क्वेश्चन किया। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मालूम करनी है आप लोगों ने। ठीक है, पूरा प्रॉपर आप तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया। इसका फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, क्या होता है? v²/r। ये देखें, आपको v की भी वैल्यू गिवन है 20 और आपको r भी गिवन है कितना? 30। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी कि AC का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, आपको v की भी वैल्यू गिवन है 20, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय r की भी वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 30। आपके पास क्या आ जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगी। बिल्कुल अभी अभी हम लोग इसी की जैसा सेम सवाल करके आए, बस सिर्फ इसमें वैल्यूज का फर्क है। अब आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी 2015 में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या सवाल आया? डेटा बनाना शुरू करते हैं। अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है, एक कोई भी धागा है, उस धागे की आपको लेंथ दी हुई है कितनी? 2 मीटर। लेंथ को शो करते हैं बेटा L से, कितनी दी है? 2 मीटर्स। बिल्कुल ठीक है। इज यूज टू वेल्ड 100 ग्राम स्टोन, और उस धागे से एक स्टोन को बांधा हुआ है, और उस स्टोन का मास आपको गिवन है कितना? 100 ग्राम। ठीक है, मास को शो करते हैं M से, कितना गिवन है? 100 ग्राम्स। लेकिन फिर वही बात, आपको पता है कि मास का यूनिट ग्राम नहीं होता बल्कि क्या होता है? किलोग्राम होता है ऐसा यूनिट। तो छोटे यूनिट से जब भी बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 1000 से करेंगे। अब आप लोग डिवाइड कर लें 100 को 1000 से, 100 को डिवाइड कर लें 1000 से, तो आपके पास आंसर आ गया कितना? 0.1। और यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट किलोग्राम। ठीक, यानी कि एक धागे से, जिस धागे की लेंथ 2 मीटर है,
उस धागे से एक 0.1 किलोग्राम स्टोन को क्या किया गया, बांधा गया इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको स्पीड भी दी हुई है कि उस धागे से उस स्टोन को किस स्पीड से घुमा रहे हैं, ठीक है, उस धागे से उस स्टोन को किस स्पीड से घुमा रहे हैं। स्पीड को शो करते हैं बेटा किससे, v से। कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है ये मालूम करें आप लोग। टेंशन को शो करते हैं कैपिटल डी से। अच्छा, अब एक बात जरा सुन लीजिएगा, टेंशन एक किस्म की फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही होती है। बस अभी सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपके बुक में ज्यादा डिटेल नहीं है। टेंशन एक तरह की फोर्स है, जैसे वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है और वेट लग रही होती है नीचे डाउनवर्ड। आपको पता है वेट एक किस्म की फोर्स है और वेट लग रही होती है नीचे डाउनवर्ड। इसी तरीके से टेंशन भी एक किस्म की फोर्स है और ये भी लग रही होती है अपवर्ड, ठीक है। जैसे वेट डाउनवर्ड लग रही है, इसी तरीके से टेंशन भी एक फोर्स है और वो लगती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। अच्छा, अब आप लोगों ने इस चैप्टर में टेंशन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, टेंशन का तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। ये किसके बराबर होता है, mv² अपॉन r के, यही होता है सेंट्रीपिटल फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और सेंट्रीपिटल फॉर्मूला का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, mv² अपॉन r के। मैंने आपको अभी बताया कि टेंशन एक किस्म की क्या है, फोर्स है। यहाँ पे देखें कौन सी फोर्स आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन भी एक किस्म की क्या है, फोर्स है। तो टेंशन को बराबर कर दूंगा किसके, फोर्स के, इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है, बिल्कुल ठीक है। m यानी कि मास, मास आपको गिवन था यहाँ पर स्टोन का, ये गिवन है, देख लें। v क्या है, v है स्पीड, और आप लोग देख लें स्पीड भी आपको इस सवाल के अंदर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। r क्या है, इस फॉर्मूले के मुताबिक, सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूले के मुताबिक r क्या है, रेडियस है। इस फॉर्मूले के अंदर मैं इस लेंथ को इस रेडियस के बराबर कर दूंगा, क्योंकि लेंथ का भी यूनिट क्या है, मीटर है, और रेडियस का भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मैं लेंथ को क्या कर दूंगा, किसके बराबर, रेडियस के बराबर, वरना ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने सहारा लिया किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले फॉर्मूले का। और आप लोग देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें आपके पास पूरी मैच कर रही हैं आपके डेटा के मुताबिक, क्योंकि टेंशन भी क्या है, आपसे पूछा गया टेंशन मालूम करें, टेंशन भी क्या है, एक किस्म की फोर्स है। ये देखें फॉर्मूले में आ रहा है। मास क्या है, ये रहा मास आपको गिवन है, ये गिवन है। स्पीड भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है। और आर क्या है, रेडियस है। इस न्यूमेरिकल के मुताबिक लेंथ को मैंने किसके बराबर कंसीडर कर दिया, रेडियस के बराबर कंसीडर कर दिया, क्योंकि लेंथ का भी यूनिट क्या होता है, मीटर, और रेडियस का भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता था अगर मैं सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूले का सहारा नहीं लेता। तो थोड़ी सी ये लॉजिक अप्लाई करनी थी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब मैं यहां पर फॉर्मूले के मुताबिक पहले बता देता हूं कि टेंशन को मैं किसके बराबर ले रहा हूं, फोर्स के बराबर ले रहा हूं। टेंशन को मैं किसके बराबर ले रहा हूं, फोर्स के बराबर, क्योंकि टेंशन एक किस्म की फोर्स है, ठीक है। और लेंथ को मैंने किसके बराबर लिया था, सेंटीमीटर फोर्स वाले फॉर्मूले के मुताबिक लेंथ को बराबर लिया था रेडियस के। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r, यही है, बिल्कुल यही, ये देखें mv² अपॉन r। लेंथ को किसके बराबर ले लिया, r के बराबर ले लिया। अब लेंथ की जो भी वैल्यू है उसकी जगह में, लेंथ की जो भी वैल्यू है 2 मीटर, तो रेडियस की जगह में उसी की वैल्यू रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि मैंने लेंथ को किसके बराबर ले लिया, रेडियस के बराबर ले लिया। तो अब सवाल में लेंथ की जो भी वैल्यू है वहां पे रेडियस की जगह में वही वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। और टेंशन मालूम कर रहे हैं आप लोग, तो टेंशन को किसके बराबर ले लिया, फोर्स के मुताबिक ले लिया, इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, यही फॉर्मूला FC इज इक्वल टू mv² अपॉन r। FC क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस सवाल के मुताबिक वो क्या है, टेंशन, क्योंकि टेंशन भी एक किस्म की क्या है, फोर्स है, ठीक है। m की वैल्यू आपको गिवन थी, m की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, m यानी कि मास की वैल्यू आपको गिवन थी, SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद वाली पुट करेंगे, 0.1 पुट कर दिया, मास की जगह 0.1 मल्टीप्लाई। स्पीड भी आपको गिवन थी कितनी, 2, स्पीड की जगह पुट किया 2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पे जो लेंथ गिवन थी उस लेंथ को मैंने बराबर ले लिया था किसके, रेडियस के। तो जो भी वैल्यू लेंथ की होगी वहां पे मैं रेडियस की जगह वही पुट करूंगा, क्योंकि मैंने लेंथ को किसके बराबर ले लिया था, रेडियस के। अब क्या वैल्यू है आपके पास,
लेंथ की 2 मीटर, तो यहाँ पर रेडियस की जगह मैं यही पुट करूंगा 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इसके बराबर ले चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एफ सी ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू 0.1 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 2 4। अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से। आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.2। क्या आंसर आया, 0.2। अब यहां पे मालूम करने को क्या कहा गया था, टेंशन मालूम करने को कहा गया था। ठीक है, और ये किसके बराबर था, ये देखें ये किसके बराबर था, टेंशन के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये किसके बराबर था, टेंशन के, क्योंकि मैंने तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले का सिर्फ सहारा लिया था ना, क्या मालूम करने के लिए, टेंशन मालूम करने के लिए, क्योंकि टेंशन भी एक किस्म की फोर्स थी। तो अब यहाँ पे एफ सी की जगह, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, टेंशन पुट करूंगा, जो कि मुझे मालूम करनी थी। तो टेंशन पुट किया मैंने, क्योंकि टेंशन भी एक किस्म की फोर्स थी, टेंशन पुट कर दिया इसकी जगह। और कितनी आई टेंशन, 0.2। और टेंशन एक किस्म की क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो टेंशन का भी क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, मालूम कर लिया इसका सहारा लेके सेंटीमीटर फोर्स का। अब आप लोग रिजल्ट के हेडिंग लाके रिजल्ट लिखेंगे, क्या रिजल्ट लिखेंगे, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0.2 न्यूटन। यहां तक आप लोग नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट नुमेरिकल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, 2014 में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को समझने से पहले जरा थोड़ी सी मेरी कहानी समझ लीजिएगा। जब भी आपके पास पेपर में गन और बुलेट से रिलेटेड सवाल है, आपको पता है ना गन के अंदर बुलेट डलती है, जब भी आपके पास पेपर में गन और बुलेट से रिलेटेड सवाल आए, तो आप लोग इस चैप्टर में जो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी आपके पास गन और बुलेट से रिलेटेड सवाल आए, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला होता है, ये आप अप्लाई करेंगे जब भी गन और बुलेट से रिलेटेड आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। अब क्यों अप्लाई करेंगे, मैंने आपको कहा कि गन और बुलेट से रिलेटेड जब भी कोई सवाल आए तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई गन का भी कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा, वजन होगा, और गन के अंदर जो बुलेट होती है उस बुलेट का भी क्या होगा, कोई ना कोई मास होगा, वजन होगा। तो दो मासेस आपको क्या होंगे, गिवन होंगे। तो ये देखें इस फॉर्मूले के अंदर भी दो मासेस आ रहे हैं, m1 एक मास, m2 दूसरा मास। ये देखें m1 एक मास, m2 दूसरा मास। ठीक है, अब एक और बात समझ लीजिएगा, एक और बात सुन लीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले के अंदर जो ये u वाली वेलोसिटीज हैं, जो ये u वाली वेलोसिटीज हैं, ये हमेशा होती हैं इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक है, वैसे इनिशियल वेलोसिटीज को आप vi से शो करते थे ना, ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में आप इनिशियल वेलोसिटी को शो करते हैं किससे, u से। ठीक है, और ये जो v वाली वेलोसिटीज हैं, v वाली वेलोसिटीज इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में कहलाती हैं फाइनल वेलोसिटी। जो v वाली वेलोसिटीज हैं वो क्या कहलाती हैं, फाइनल। जैसे फाइनल वेलोसिटी को आप vf से शो करते थे ना, इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी को शो करते हैं किससे, v से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। मैंने आपको कहा जब भी गन और बुलेट से रिलेटेड सवाल आए तो दो चीजें हैं ना, गन वाली चीजों को वन का नाम दे देंगे, जो चीज पहले गिवन होगी। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले गन लिखा हुआ है, तो गन वाली जो भी चीजें होंगी, चाहे वो गन का मास हो, चाहे वो गन की वेलोसिटी हो, गन वाली जो भी चीजें होंगी उनको किसका नाम देंगे, वन का नाम दे देंगे। जो चीज पहले होगी उसको वन का नाम दे देंगे, और जो चीज बाद में, बुलेट बाद में, तो बुलेट वाली जो भी चीजें होंगी उनको टू का नाम दे देंगे, चाहे वो बुलेट का मास हो, चाहे वो बुलेट की वेलोसिटी हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगली चीज जरा समझेंगे अगली चीज समझेंगे, ये मैंने आपको समझा दी कि u वाली वेलोसिटीज इनिशियल है और v वाली वेलोसिटीज फाइनल है, और हर चीज 1 और 2 है, क्योंकि दो चीजें हैं, गन और बुलेट। गन और बुलेट, जो भी चीज पहले दी हुई है, जैसे इस सवाल में गन पहले दी हुई है, तो गन वाली जो भी चीजें होंगी, चाहे वो गन का मास हो, चाहे वो गन की वेलोसिटी हो, उसको 1 से शो करेंगे। और बुलेट बाद में दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो बुलेट वाली जो भी चीजें होंगी उनको 2 से शो करेंगे, चाहे वो बुलेट का मास हो, चाहे वो बुलेट की वेलोसिटी हो। ठीक है, अब अगर इस सवाल में बुलेट पहले होता तो बुलेट वाली चीजों को 1 का नाम दे देते, गन बाद में होता तो गन वाली चीजों को 2 का नाम दे देते। ठीक है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अब आगे कहानी सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि इस फॉर्मूले में जो u वाली वेलोसिटीज हैं वो कौन सी हैं, इनिशियल है। अब जरा एक बात सुनिएगा,
गन अभी मेरे हाथ में है, गन अभी मेरे हाथ में है और बुलेट गन के अंदर होती है। तो जब गन अभी मेरे हाथ में है, जब मैंने गन ही नहीं चलाई, तो जब गन नहीं चली तो गन के अंदर मौजूद बुलेट भी नहीं चली, तो इनिशियली शुरू में गन की भी वेलोसिटी जीरो होगी, और क्योंकि गन ही नहीं चली तो बुलेट गन के अंदर है, जब गन नहीं चली तो बुलेट भी नहीं चली, तो बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा कि इनिशियली शुरू में, ये देखें गन मेरे हाथ में है, गन मेरे हाथ में यानी कि गन रेस्ट में, गन रेस्ट में यानी कि गन की वेलोसिटी इनिशियल क्या है, जीरो है। और जब गन ही नहीं चली तो बुलेट जो है वो गन के अंदर ही होती है, जब गन ही नहीं चली तो उसमें मौजूद बुलेट भी नहीं चली, बुलेट भी रेस्ट में, तो बुलेट की भी इनिशियली शुरू में वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यानी कि गन और मास वाले केस के अंदर हमेशा ये u1 और u2 क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि जब शुरुआत में गन ही नहीं चली, तो जब गन नहीं चली तो गन में मौजूद बुलेट भी नहीं चली, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज गन और बुलेट की क्या रहेंगी, हमेशा जीरो रहेंगी। ठीक है, मैंने आपको ये लॉजिक समझा दी। ठीक है जी, अच्छा, तो हमेशा u1 और u2 क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इनिशियली शुरू में जब गन नहीं चली तो गन के अंदर मौजूद बुलेट भी नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, जब मैंने गन को फायर नहीं किया तो बुलेट जो है वो गन के अंदर ही है, जब गन ही नहीं चली तो बुलेट भी नहीं चलेगी, तो इनिशियली दोनों की वेलोसिटीज क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज गन की और बुलेट की जीरो है, यानी कि u1 और u2 हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, u वाली वेलोसिटीज इनिशियल है और फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 है। v वाली वेलोसिटीज क्या होती हैं, फाइनल होती हैं। ठीक, अब सवाल पढ़ते हैं, मैंने आपको पूरी लॉजिक इसकी समझा दी और ये लॉ मेरे चैनल के ऊपर डिटेल में अपलोडेड है, जो मैंने ये चैप्टर 1 शॉर्ट के अंदर कवर किया था। डेटा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अ गन ऑफ मास, अब देखें गन पहले आ रहा है तो गन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको वन का नाम देंगे, चाहे वो गन का मास हो चाहे वो गन की वेलोसिटी। बुलेट बाद में आ रहा है तो बुलेट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको टू का नाम देंगे। अ गन ऑफ मास, तो यहां पे मैं लिखता हूं मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, गन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको वन कह रहे हैं। मास को बेटा एम से शो करते हैं, गन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको वन कह रहे हैं क्योंकि गन पहले आ रहा है। कितना मास गिवन है, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम बिल्कुल। फायर्स अ बुलेट, ठीक है, बुलेट बाद में आ रहा है तो बुलेट से रिलेटेड जो भी चीजें उनको टू का नाम दे रहे हैं। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.05 किलोग्राम, और आपको उस बुलेट का भी मास दिया हुआ है, जो बुलेट उस गन के अंदर है उस बुलेट का भी मास दिया हुआ है कितना, 0.05 किलोग्राम। तो यहां पर मैं लिखता हूं मास ऑफ बुलेट, मास को बेटा m से शो करते हैं और बुलेट से रिलेटेड चीजों को हम लोग 2 का नाम दे रहे हैं क्योंकि बुलेट बाद में आ रहा है, 2 m2। कितना गिवन है, 0.05 किलोग्राम। अब दो चीजें मैं खुद से डेटा के अंदर लिखूंगा, क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि इनिशियली शुरू में गन नहीं चली और जाहिर सी बात है जब गन नहीं चली तो गन के अंदर मौजूद बुलेट भी नहीं चली, तो इनिशियली शुरू में गन की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये दो चीजें मैं डेटा के अंदर खुद से ऐड करूंगा, क्या लिखूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, गन पहले आ रहा है तो पहले गन लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। इस फॉर्मूले में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी को किससे शो करते हैं, यू से, किससे करते हैं, यू से, आपको बता दिया था। और गन से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग किससे शो कर रहे हैं, वन से, तो u1 कितनी है, जीरो। और वेलोसिटी चाहे कोई सी भी हो, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दूसरी चीज भी ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है जब गन नहीं चली तो बुलेट जो है वो गन के अंदर ही है, तो जब गन ही नहीं चली तो उसके अंदर मौजूद बुलेट भी नहीं चली, तो बुलेट की भी इनिशियली वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी को इस फॉर्मूले में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाले मोमेंटम वाले फॉर्मूले में u से शो करते हैं, आपको बता दिया था। इस फॉर्मूले में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं और बुलेट से रिलेटेड तमाम चीजों को हम लोग 2 से शो कर रहे हैं, तो u2 ये भी क्या है, जीरो है, लिख दिया। दो चीजें क्या की डेटा के अंदर खुद से ऐड की। ठीक, A gun of mass 10 kg fires a bullet of mass 0.05 kg with a speed of 20 मीटर पर सेकंड।
फिर क्या किया, उस गन से फायर किया, उस गन से क्या किया, फायर किया, तो अब बुलेट निकल गई। अब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल तो 0 हो गई, अब बुलेट की आपको क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब बुलेट निकल गई ना, तो अब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। फाइनल वेलोसिटी को इस फॉर्मूले के मुताबिक v से शो कर रहे हैं, आपको बता दिया था इनिशियल वेलोसिटी इसको u से और फाइनल वेलोसिटी इसको v से, फाइनल वेलोसिटी को v से शो कर रहे हैं और बुलेट से रिलेटेड तमाम चीजों को हम लोग 2 से शो कर रहे हैं, तो v2 कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, आपसे गन की फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, क्योंकि गन की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि गन इनिशियली शुरू में हाथ में थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। अब आपसे गन की फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं और ये रिकॉइल क्या है मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले डेटा कंप्लीट कर लूं, आपसे फाइनल वेलोसिटी किसकी पूछी जा रही है, गन की, और रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल क्या भी बताता हूं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन। फाइनल वेलोसिटी को इस फॉर्मूले में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में v से शो कर रहे हैं और गन से रिलेटेड तमाम चीजों को हम लोग 1 का नाम दे रहे हैं, तो v1 आपने क्या करना है बेटा, मालूम करना है। अब ये रिकॉइल क्या है, जैसे ही गन फायर करूंगा मैं, जैसे ही गन को चलाऊंगा मैं, जैसे ही बुलेट फायर करूंगा गन से, तो आपने कभी ये अज्यूम किया, कभी ये फिल्मों और ड्रामों में नोट किया आपने, जैसे ही गन चलती है तो हल्का सा हाथ पीछे आता है, यानी कि झटका आता है ना गन का। आपने ये बात नोटिस की होगी ड्रामास में, फिल्म में ये बात आपने नोटिस की होगी कि जैसे ही गन चलती है, जैसे ही गन से हम लोग फायर करते हैं बुलेट को, तो हाथ हल्का सा पीछे आता है, यानी कि झटका पीछे आता है। और पीछे आने को, बैकवर्ड आने को, अपोजिट आने को फिजिक्स के अंदर माइनस के साइन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, माइनस के साइन से शो करते हैं। तो यहाँ पर रिकॉइल का मतलब यही है कि बुलेट फायर करने के बाद गन कैसे आएगी, रिकॉइल होगी। रिकॉइल यानी कि उसका झटका पीछे की तरफ आता है फायर करने के बाद, पीछे आने को, बैकवर्ड आने को फिजिक्स के अंदर माइनस के साइन से शो करते हैं। रिकॉइल का मतलब यही था, यानी कि आपको रिकॉइल वेलोसिटी मालूम करनी है। रिकॉइल यानी कि गन पीछे आएगी, चलने के बाद झटका उसका पीछे आएगा और पीछे आने को माइनस के साइन से शो करते हैं। तो हमें ये बात कंफर्म पता चल गई कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी मालूम करनी है। और रिकॉइल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि गन चलने के बाद उसका झटका पीछे आता है, उसे क्या कहते हैं, रिकॉइल कहते हैं। और पीछे आने को किससे शो करते हैं फिजिक्स में, माइनस के साइन से शो करते हैं, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी। ये एक निशानी है इस सवाल को सही तरीके से सॉल्व करने की। अच्छा, अब डेटा के बाद बेटा किसकी बारी है, फॉर्मूले की। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसके मुताबिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक। यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसके बराबर है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब सॉल्यूशन के हेडिंग डाल के और वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। m1 बेटा, m1 आपको गिवन है सवाल में कितना, 10, m1 की जगह पुट किया 10, मल्टीप्लाई u1 कितना है भाई, 0, हमेशा गन और बुलेट वाले केस में u1 और u2 0 ही रहेगा, प्लस m2 गिवन है बेटा आपको कितना, m2 गिवन है 0.05, m2 की जगह पुट किया 0.05, मल्टीप्लाई u2 भी कितना है, ये रहा u2 भी आपको दिया हुआ कितना, 0, इक्वल्स टू m1 आपको गिवन है बेटा कितना, ये देखें m1 आपको गिवन है 10, m1 की जगह पुट किया 10, मल्टीप्लाई v1 आप क्या कर रहे हैं, ये देखें v1 आप क्या कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो v1 ऐसे ही लिख दिया, प्लस m2 आपको गिवन है कितना बेटा, ये देख लें m2 आपको गिवन है 0.05, प्लस के बाद ये देखें m2 की जगह लिखा 0.05, मल्टीप्लाई और v2 भी आपको गिवन है कितना, 20, v2 की जगह पुट किया आपने कितना, 20। ठीक है, अब मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, तो अब आप लोग ये नोट कर लें, मैं इसको यहां से रब कर दूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 0, आपको पता है 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है वो उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0 0, बिल्कुल, इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय v1 ऐसे ही रहेगा 10 v1, प्लस 0.05 को मल्टीप्लाई कर दें आप लोग किससे, 20 से, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 20, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है, बिल्कुल सर यही आ रहा है। 0 प्लस 0 0 इक्वल्स टू 10 v1 ऐसे ही रहा और प्लस 1 ऐसे ही रहा, बिल्कुल सर ऐसे ही रहा।
1 इधर प्लस का है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 0 माइनस 1 इक्वल, उस तरफ क्या बचा 10v1। बिल्कुल सर यही बचा। 0 माइनस 1 क्या होगा -1 इक्वल, उधर क्या बचा 10v1। आप लोगों ने डेटा में उतारा था, हम लोग क्या मालूम करने जा रहे थे, v1 मालूम करने जा रहे थे, v1 मालूम करने जा रहे थे। तो 10 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये v1 ऐसे ही रहा, ये -1 ऐसे ही रहा। 10 यहां मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां जाके डिवाइड करेगा। अब आप लोग कुछ नहीं करें, 1 को डिवाइड कर दें किससे, 10 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है कितना 0.1। क्या आंसर आ रहा है आपके पास v1 का 0.1 आ रहा है। और ये देखें, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। मैंने आपको बोला था ना कि फाइनल आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि रिकॉइल का मतलब है कि गन चलने के बाद, फायर होने के बाद हल्का सा पीछे आएगी, झटका उसका पीछे आता है, और पीछे आने को माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो देखें आंसर में, हमारे फाइनल आंसर में माइनस का साइन आ गया। और वेलोसिटी चाहे कोई सी भी हो, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, आंसर मालूम कर लिया। अब आप लोग रिजल्ट के लगे रिजल्ट लिखेंगे। The recoil velocity of the gun is -0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखेंगे -0.1 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको क्या किया बेटा, रिजल्ट डिक्टेट कर दिया। ठीक है, और सॉल्यूशन डेटा फॉर्मूला सॉल्यूशन रिजल्ट की हेडिंग आप लोग जरूर मार्क करेंगे। अब जिस पैटर्न पे मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए बेटा, इसी पैटर्न पे आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स आ सकें। वरना अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो प्रॉपर पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करते, यानी कि सिर्फ डेटा लिखते हैं और डेटा के बाद फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखते, डेटा के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं। नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसी पैटर्न पे सेम आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आना है बोर्ड में। फिर अक्सर स्टूडेंट्स डेटा में भी क्या करते हैं, सिर्फ ये सिंबल लिख के आते हैं, सिर्फ सिंबल नहीं, आपने पूरा लिखना है। फिर उस चीज को किससे शो करते हैं, किस सिंबल से शो करते हैं वो लिखना है, फिर कितनी वैल्यू दी है वो लिखना है। आपने प्रॉपर पैटर्न से, इसी पैटर्न से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट ना हो। मैं आप लोगों को बोर्ड की मार्किंग के मुताबिक सॉल्व करवाएं न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इस पास्ट पेपर की सीरीज को, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम सब बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, तकरीबन कुछ ही टाइम में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी फायदा हो सके, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इस पास्ट पेपर सीरीज को। और मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस और पास्ट पेपर्स डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे सपोर्ट मिलती है कि मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।